हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डेल मैथमेटिक्स में। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रतिशत, जो मैथ की क्लास नंबर 10th है। और आज अपन हल करने वाले टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपन बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखो, जो प्रतिशत वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो सबसे अधिकतम परसेंट एक तो माना जाता है 100%। किसी भी क्वेश्चन का प्रतिशत अधिकतम जो माना जाता है वह 100% माना जाता है। आपको जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये याद रखो कि सबसे अधिकतम परसेंट जो किसी भी कार्य का या किसी भी योग का जो टोटल परसेंट होता है वो 100% माना जाता है। और अगर किसी भी चीज़ का मूल्य, जो मूल्य दे रखा है वह मूल्य अगर संख्या में दे रखा है तो उसका मान प्रतिशत के अंदर भी होता है। जो मूल्य आपको संख्या में दे रखा है वही मान प्रतिशत में भी माना जाता है। जैसे कि किसी विद्यार्थी के बोर्ड परीक्षा में 600 में से 540 अंक आए तो अंक के अनुसार देखें तो 540 है, लेकिन परसेंट के अनुसार देखें तो 90% है। तो ये कुछ छोटी बातें हैं, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि प्रतिशत क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन को करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो मान लेते हैं, माना बी की आय बी बराबर 100। बी की आय मान ली अपन ने 100, तो बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो ये प्लस 25%। अब 100 का कभी भी 25% निकालो या 40% निकालो, सेम वही संख्या आती है जो आपसे परसेंट दिया हुआ है। तो 100 का 25% हो जाएगा 25। तो कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो ए की आय 25% अधिक है तो ए की आय हो जाएगी आपके पास 125, क्योंकि 25% अधिक है तो 25% जुड़ गया तो टोटल हो गया 125। अब वो कह रहा है कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। कौन? बी की आय। तो बी की आय कितना कम है, 25 कम है। तो 25/125 भाई ए के आधार पे निकाल रहे हैं। देखो, जिस संख्या का मान जिसको परसेंट में बदलना है तो परसेंट में बदलना है अपन को 25 को। और किसके आधार पे बदलना है, ए के आधार पे बात हो रही है तो 125 आ जाएगा नीचे। और प्रतिशत लाते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत लाओ, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। और अगर प्रतिशत को हटाना हो तो 100 का भाग दिया जाता है। अब 25 के पहाड़े से कट जाएगा 125 5 बार, और 5 का आप भाग दोगे 100 में तो ये भाग जाएगा 20 बार। यानी कि आंसर आ गया अपना 20%, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। यानी कि पहले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक संख्या का 35%। कोई एक संख्या है, उसका 35% 175 है। यानी कि 35% माना जा सकता है कि 35 जो परसेंट है, परसेंट के अनुसार देखें तो 35% है, और संख्या के अनुसार देखें तो 175 है। यानी कि संख्या और प्रतिशत समान होगा जब अगर एक ही वस्तु या एक ही संख्या के बारे में बात की जा रही है। तो जिस भी संख्या का 35% अगर देखा जाए तो उस संख्या का 35% निकल कर आता है 175। तो 1% का आंसर क्या आ जाएगा, 35 का भाग देंगे अपन 175 में। भाई 35% बराबर 175 होता है तो 1% बराबर कम होगा, और कम के लिए देते हैं अपन भाग। तो 175/35, और 35 का भाग दिया तो ये भाग जाएगा आपका 5 बार। यानी कि 1% का मतलब आ गया 5। और मैंने अभी जस्ट आपको पहले क्वेश्चन में बोला था कि अधिकतम परसेंट कितना होता है, 100।
तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1% का मतलब 5, तो 100% का मतलब हो जाएगा 5 × 100 बराबर में 500। अब वह कह रहा है कि 120% क्या होगा, तो उस संख्या का, तो संख्या तो आ गई अपने पास 500 और उसका प्रतिशत निकालना है 120%। तो 120% निकालेंगे तो 120 बटे में कितना आएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में लग जाएगा 100। 120% था, परसेंट हटाया, बटे में 100 इंटू किसके आधार पे निकालेंगे, संख्या के आधार पे। तो संख्या कितनी आई, 500। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 को इंटू किया 120 से, तो ये आ गया 600। यानी कि 500 ऐसी संख्या थी जिसका 35% हिस्सा है 175 और 500 का है 120% हिस्सा है 600। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो वस्तु के कुल मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं जब भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखो, इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन देखने से ज़्यादा सुनने पर विशेष तौर पे ध्यान देना है। जब भी आपको वृद्धि और कमी शब्द दिया जाए, जब भी आपको किसी वस्तु के मूल्य में या वस्तु के ह्रास या वृद्धि में कोई कमी या वृद्धि शब्द दिया जाए और परसेंट समान हो, परसेंट क्या हो, समान, जैसे कि यहाँ परसेंट समान दे रखा है 20, जिससे पहले वृद्धि भी हो रही है और फिर कमी भी हो रही है, तो वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। तो हमेशा इस कंडीशन में हमेशा कमी होती है। एक बात का विशेष तौर ध्यान रखना, इस कंडीशन में हमेशा कमी होती है। अब जैसे कि ऑप्शन के अनुसार चलते तो पहला तो आंसर होगा नहीं कि कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे में वृद्धि हो रही है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब तीसरे जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है वहाँ कमी शब्द लिखा हुआ है, चौथे पे भी कमी शब्द लिखा हुआ है। लेकिन सपोज करो कि सी और डी में से केवल एक जगह ही कमी शब्द लिखा होता तो अपन को क्वेश्चन करने की आवश्यकता भी नहीं होती, सीधा कमी वाले क्वेश्चन पे आंसर लगाएंगे। क्योंकि आप विशेष तौर पे ध्यान रखो, जब भी वृद्धि और कमी शब्द दे और समान वृद्धि, समान प्रतिशत में वृद्धि और कमी हो रही हो तो हमेशा सवाल में कमी होती है। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखो। तो कमी कितनी होगी, इस चीज़ को देखो आप, मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है, जो कमी होती है, कमी बराबर, कमी का सूत्र होता है, ऐसी कंडीशन में कमी का सूत्र होता है x² बटे 100। अब x मतलब है कि x² मतलब बटे 100 का मतलब है कि x प्रतिशत कितने परसेंट के आधार, परसेंट x% स्क्वायर बटे 100। तो x का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर बटे में 100। अब 20 का स्क्वायर हो गया 20 × 20 या फिर 400 सीधा लिख सकते हैं, 20 × 20 बटे में 100। एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ कट गया, 2 को 2 से इंटू किया और आंसर आ गया अपने पास 4%। तो कितनी प्रतिशत की कमी होगी, 4% की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन है तीसरे का। भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास किससे लग रही है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, देखो ये तीसरा चौथा ये ऐसे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सी-टेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता होती है। कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है, 36। यानी कि कहा जा सकता है कि उस विद्यार्थी को, किसी भी विद्यार्थी को कोई परीक्षा है उसमें पास होने के लिए 36% अंक आएंगे तो वो पास होगा, अगर 36% से कम अंक आएंगे तो वो फेल होगा, यानी कि अनुत्तीर्ण होगा। अब एक छात्र को 190 अंक मिल जाते हैं और वह 26 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है, 190 अंक आ जाते हैं उसके,
फिर भी वह 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में कुल अधिकतम अंक क्या है? यानी कि कहने का अर्थ अपन ऐसा समझ सकते हैं कि कोई विद्यार्थी है वह 190 अंक लेकर आया, फिर भी वह फेल हो चुका है। अगर उसके 26 कितने अंकों से फेल हुआ? 26 अंकों से। अगर उसके 190 में 26 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता, यानी कि उत्तीर्ण हो जाता। तो यानी कि कितने अंक पर वह पास हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं कि पास बराबर पास प्रतिशत या उत्तीर्ण प्रतिशत, पास प्रतिशत बराबर 36%। के अनुसार देके तो 36% पे पास होता है। और पास अंक देके, जो पास हो रहा है उसके अंक देके यानी कि उत्तीर्ण, तो 190 तो विद्यार्थी लेके आया, प्लस 26 से फेल हो गया, और 26 और लेकर आता तो पास हो जाता। यानी कि कितने अंक हुए? ये 6, 9 और 2 11, हासिल का 1, 216 अंक ऐसे अंक है जिस पे वो विद्यार्थी पास हो जाता। यानी कि कहा जा सकता है कि 36% कितने अंकों के बराबर है? 216 अंकों के बराबर है 36%। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 36% अंक आने चाहिए थे, और अंकों के अनुसार देखा जाए तो 216 अंक आने चाहिए थे। अब देखते हैं कि उसका कुल अधिकतम अंक क्या है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 36% किसके बराबर है? 216 के बराबर है। तो यहाँ 36% बराबर होगा 216। तो 1% का जो मूल्य निकालेंगे, तो जब 1 के बारे में बात होगी तो भाग दिया जाएगा, तो 216/36, और 36 का भाग दिया तो भाग चला गया 6 बार। अब टोटल परसेंट कितना होता है? अधिकतम कितनी परसेंट बनाई जा सकती है? 100। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा? 1% का मतलब 6 है, तो 100% का मतलब 6 × 100, और बराबर में आंसर आ जाएगा आपका 600। आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव होता है, उसमें कितने उम्मीदवार थे? 2। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ, और वह 4000 मतों से जीत गया। यानी कि जो जीतने वाला, अपन मान लेते हैं ए और बी, 2 उम्मीदवार है ए और बी। जीतने वाला उम्मीदवार ए मान लेते हैं, स्टार डाल देते हैं उसके ऊपर। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 60। अब आप समझ सकते हो टोटल परसेंट होता है 100, तो जीतने वाले ने 60% अंक, यानी कि 60% अंक नहीं, सॉरी, मत प्राप्त किए। तो दूसरे जो हारने वाला उम्मीदवार है उसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए होंगे? 40। अब अगर परसेंट के अनुसार दोनों का डिफरेंट देखा जाए तो ये डिफरेंट निकल कर आ रहा है 20%। यानी कि अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ए जो उम्मीदवार है वह बी उम्मीदवार से कितने प्रतिशत अंकों से, सॉरी, मतों से जीता है? 20% मतों से जीता है। और अगर मत के आधार, संख्या के आधार पे देखें तो 4000 मतों से जीता है। तो अपन कह सकते हैं कि 20% किसके बराबर रहेगा? 4000 मतों के बराबर रहेगा। तो इसी प्रकार 1% किसके बराबर रहेगा? तो 1% रहेगा 4000/20। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 2 का भाग 400 में दिया तो 200 बार। और टोटल परसेंट कितना होता है? टोटल परसेंट होता है 100। तो 100 × 200, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 20,000।
यानी कि टोटल मत कितने हुए थे जो डाले गए, तो वह मत थे 20,000। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च न बढ़े। यानी कि पूछा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह गृहिणी अपनी खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो जब भी किसी एक प्रतिशत के आधार पर, जैसे यहाँ पर 20% के आधार पर पहले वृद्धि हो रही है और फिर खपत के आधार पर, यानी कि वृद्धि और खपत के आधार पे फॉर्मूला होता है कि कितनी खपत कम करे या खर्च कम करे ताकि जो वृद्धि हुई है और जो पहले खपत होती आ रही है उसमें प्रतिशत में मूल्य ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। इस स्थिति में जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि, उदाहरण ले रहे हैं अपन, जैसे आपसे कहा जाए कि एक 5 रुपये वाला पेन, 5 रुपये वाले पेन आप लेते हो 6, तो आपने मूल्य कितने चुकाया, 30 रुपये। 30 रुपये मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब मान लो दुकानदार 6 रुपये का पेन कर देता है, उसको 5 रुपये वाले पेन को 6 रुपये का कर देता है। अब आप कितने पेन ले ताकि वापस 30 ही रुपये लगे, तो अब आपको पेनों की संख्या कम करनी पड़ेगी, यानी कि आपको पेन 5 ही लेने पड़ेंगे। तब भी 30 रुपये, पहले 5 का पेन आ रहा था तो आप 6 ले रहे थे 30 रुपये इन्वेस्ट करके। अब आपके पास रुपये वही है 30, लेकिन मूल्य हो गया अब 6 रुपये पेन का, तो आपकी मजबूरी है, आपको पेन फिर 5 ही लेने पड़ेंगे। तो समझ में आए बात। इसी तरीके से चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि वह जो वृद्धि हुई है वह अतिरिक्त ना बढ़े, उसके बजट से बाहर ना जाए। तो इसके लिए फिर फॉर्मूला होता है R/R+100 और इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो R की वैल्यू है कितनी, जो वृद्धि होती है वह R है 20 बटे, यहाँ लिखूँगा तो ये हो जाएगा 120 इंटू 100। R की जगह 20 रखेंगे, प्लस 100 है तो 120 हो जाएगा। अब 20 के पहाड़े से कट गए 6 बार, और 100 में अपन ने भाग दिया 6 का, तो 100 बटे 6, और ये 2 के पहाड़े से कट गया 50 बार, और ये 3 बार, और 3 का भाग अपन 50 में देंगे तो ये भाग जाएगा 16 सही 2/3%। आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। जैसे यहाँ पेन के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि हुई, तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च न बढ़े। जैसे कि यहाँ 6 पेन में क्या कमी करनी चाहिए कि उसके 30 रुपये से ज़्यादा मूल्य ना हो, तो कितने पेनों की कमी करनी पड़ी, 6 खरीदता था अब 5 खरीद रहा है, तो 1 पेन की कमी करनी पड़ी। ऐसे खर्च न बढ़े, इस वजह से ये फॉर्मूला लगता है R/R+100 कोष्टक इंटू 100। R ये जो वृद्धि कमी दे रखी है वह खपत मूल्य से संबंधित सवालों में ये फॉर्मूला लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। एक कस्बे में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, 8000। यदि पुरुषों की संख्या में 10%
और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है? 8,720 हो जाती है। कस्बे में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या क्या है? यानी कि प्रारंभ में यानी कि 8,000 के अंदर पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो सबसे पहले तो पुरुष का जो प्रतिशत दे रखा है, पुरुष यानी कि मेल और स्त्री यानी कि फीमेल, एम और एफ से लिख सकते हैं। अब पुरुष में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 10%। महिला में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 8%। अब अनुपात वाले सवाल, अनुपात की जो एक्सरसाइज पढ़ाई वहाँ पे मैंने बोला था कि अनुपात एक ऐसी एक्सरसाइज है जो प्रतिशत, साझा, लाभ, हानि, ब्याज सब में काम आएगा। तो ये अनुपात से संबंधित ही सवाल है। अब वृद्धि, जो आपकी वृद्धि हुई वो वृद्धि कितनी हुई? टोटल पहले बढ़कर हो गया 8,720 और पहले था 8,000, यानी कि आपके पास वृद्धि हो गई 720, यानी कि 8,000 थे अब हो गया 720। और अगर वृद्धि को प्रतिशत में निकाले तो टोटल कितनी वृद्धि हुई? 720। किसके आधार पे हुई? किसके आधार पे हुई थी? पहले कितनी संख्या थी? 8,000। और प्रतिशत लाने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 8 का भाग दिया अपन ने तो कितनी बार? 9 बार। यानी कि अगर प्रतिशत में देखें तो वृद्धि कितनी परसेंट हुई? 9%। अब इलीगेशन रूप से करेंगे इसको, इलीगेशन रूप बताया था आपको, तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1%, 8 में से 9 जाएगा या 9 में से 8 जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 1%। अब दोनों प्रतिशत समान आ रहे हैं, 1%, 1%, 1%, 1% का मतलब है आधा आधा। तो सर्वप्रथम कितनी संख्या थी? 8,000, 8,000 संख्या थी टोटल। अब उसमें 1% हिस्सा मेल यानी कि पुरुष का है और 1% हिस्सा फीमेल यानी कि महिला का है। तो 8,000 में 2 का भाग देंगे, टोटल कितना अनुपात हो गया? 2। तो 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर निकल कर 4,000, यानी कि 4,000 पुरुष थे और 4,000 ही महिलाएं थी। तो 7वें का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी बिन के हंस में 200% की वृद्धि की जाती है और हर में 150% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी बिन 9/10 हो जाता है, तो मूल बिन क्या थी? तो अपन मान लेते हैं मूल बिन x/y थी। तो x/y थी, मूल बिन x/y, ये अपन ने मान लिया मूल बिन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी बिन के हंस में, तो हंस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 200% की वृद्धि की जाती है। अब 200% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 200% की वृद्धि जब होगी तो 200% यानी कि 100% था, अब ये बढ़कर कितना हो गया? 300%। 200% की वृद्धि और बटे में y यानी कि हर में कितने की वृद्धि हो रही है? 150, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 250। अब प्रतिशत हटाते हैं, ये प्रतिशत में और बराबर में कितना हो जाता है? 9/10। अब प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगाएंगे, इधर भी नीचे भी हंस और हर में 100 लगेगा तो 100 से 100 कट जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट गया और यहाँ पर वो बच गया आपके पास x × 30 और बटे में y × 25 बराबर में चल रहा है आपके पास 9/10।
5 के पहाड़े से कट गया ये, 30 कट गया 6 बार और 25 कट गया 5 बार। अब यहाँ पर x बटे y का अगर अपन मान निकालें तो 9/10 इंटू, अब ये बटे के 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू, और इंटू के 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा बटे में। अब 5 के पहाड़े से 10 कट गया 2 बार, 3 के पहाड़े से 6 कट गया 2 बार और 9 कट गया 3 बार। तो x बटे y आपके पास आ जाएगा, ऊपर बच रहा है 3, नीचे बच रहा है 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो 3/4 आंसर है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए, 3/4 ऑप्शन नंबर ए। 8वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3/4। अगला क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत। सीधा सा सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में पास हुए, तो हिंदी में कितने पास हुए? H मतलब हिंदी, तो 35%। अंग्रेजी में कितने पास हुए? इंग्लिश फेल हुए, फेल, तो इंग्लिश में फेल हुए 45%। और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में टोटल कितने फेल हुए? तो 20%। अब अगर दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों की संख्या निकाली जाए तो पास प्रतिशत यानी कि पास प्रतिशत, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। दोनों 35 और 45 को जोड़कर 20 को घटा देंगे, तो 35 प्लस 45 माइनस 20। अब 35 और 45 हो गया 80। फेल के बारे में पूछा जा रहा है तो फेल है ये, फेल 80 और माइनस 20, तो ये हो गया आपके पास 60%। 60% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो पास होने वाले आप दिमाग लगाओ कि पास कितने होंगे, तो 100% में से 60% बच्चे फेल हो गए, तो 100% होता है टोटल, तो कितने परसेंट बच्चे पास होंगे? 40% बच्चे पास हो जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40%। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है 40% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। अगर आपसे फेल की संख्या पूछी जाए तो 60% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, एक टोकरे में 15% सेब खराब है। यदि अच्छे सेबों की संख्या 170 है तो खराब सेबों की संख्या कितनी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। अब टोटल सेब कितने होते हैं? 100%। 100% में से 15% सेब क्या है? खराब। उनको अगर मैं माइनस कर दूं तो अच्छे सेब कितने परसेंट रहेंगे? 85%। समझ पा रहे हो बात को कि 15% सेब खराब है, तो 100% टोटल सेब में से 15% सेब माइनस करेंगे तो जो सही सेब है अच्छे वाले वो कितने हैं? 85%। अब आपको 85% सेब अच्छे हैं, परसेंट में देखें तो 85% अच्छे सेब है, और संख्या के अनुसार देखें तो कितने सेब अच्छे हैं? 170। तो जब भी किसी भी चीज़ का परसेंट और संख्या दी जाए तो उनको बराबर कर दिया जाता है, और 1% का आंसर निकालेंगे तो 1% बराबर, तो 170/85 और भाग दिया अपन ने कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब ये कह रहा है तो खराब सेबों की संख्या। अब खराब सेबों का परसेंट कितना है? 15, तो यहाँ 15% बराबर निकाल लेंगे अपन। 15% बराबर
अब 1% का मतलब कितना निकल कर आया 2, तो 15% का आंसर क्या आएगा, तो 2 इंटू 15। भाई 1 का 2 तो 15 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 15 और गुणा किया तो आंसर आ गया 30। यानी कि 30 खराब सेब है। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लास पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले स्लाइड पे लिखा हुआ है, जीतने का असली मज़ा तो तभी आता है, जीतने का असली मज़ा तो तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। बहुत बढ़िया लाइन बोली गई है कि जीतने का मज़ा जो होता है वो तब ज़्यादा मज़ा तब होता है जब आपके सभी हारने का इंतज़ार कर रहे हो। यानी कि व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति के बारे में हमेशा कोई सारा इंसान या सारा संसार गलत बोलता है तो उन व्यक्ति को फिर उस गलत इफ़ेक्ट को लेकर बैठना नहीं चाहिए। उस बुराई को सोचकर, उस बुराई के बारे में सोचकर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए और जीतने का प्रयास करना चाहिए। उसका मकसद एक होना चाहिए कि दुनिया आज मेरे से बुरा भला बोल रही है, लेकिन मैं बता दूंगा कि आने वाले समय में उन्होंने मेरे बारे में क्या गलत बोला, क्या सही बोला। उनको दिखा दूंगा कि मेरे अंदर क्या टैलेंट था, मेरे अंदर क्या ताकत थी। तो इंसान को दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपको कितना ही पीछे करने का प्रयास करे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जीतने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप एक बार जीत जाओगे, एक फाइट या एक जंग जीतने पर दुनिया के मुंह बिल्कुल बंद हो जाते हैं। दुनिया कुछ नहीं बोल पाती है। बस दुनिया का काम है बोलना, आपका काम है मेहनत करना। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, दुनिया के बोल अपने आप बंद हो जाएंगे। आप बस जीतने के बारे में सोचें, आगे बढ़ने के बारे में सोचें, लगातार मेहनत करते रहे। हर एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होगा, हर एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। बस आपके अंदर जुनून, लगन और कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अब मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्रमुख कौन है, मुख्य मेन कौन है, उसके बारे में डिसाइड किया जाता है। जितने भी नाम आता है, जैसे यहाँ ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो तीनों में से मुख्य कौन है वो अपन को पहचानना है। यानी कि मुख्य का मतलब है कि उस जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो लैंग्वेज आपको दी हुई है, उसके बिना कोई काम नहीं चल रहा हो तो वो मुख्य होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो इन दोनों में मुख्य कौन हुआ, बी। और बी का वेतन सी का वेतन का 25% है। अब ए और बी में अगर अपन बात करें, मैं सिखा रहा हूँ आपको, ए और बी में अगर अपन बात करें तो मुख्य कौन है, बी है। लेकिन आगे लैंग्वेज के अनुसार बी का वेतन सी का वेतन का 25% है। यानी कि बी और सी में बात करें तो कौन मुख्य हुआ, सी। तो सबसे ज़्यादा मुख्य कौन हुआ, पूरी इक्वेशन के अनुसार सी हुआ। तो अपन सी को ही मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना सी बराबर जो मुख्य होता है उसको मान लेंगे। अगर ये तरीका आपको समझ में आया हो तो फिर सवाल बहुत आसान हो गया। मुख्य का मतलब है जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो माना सी बराबर कितना मान लिया अपन ने, 100। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, ये 100। अब यहाँ लैंग्वेज पे चलते हैं। बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, तो बी बराबर आ जाएगा, अब 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही आएगा। तो बी का वेतन आ गया 25। अब कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अब बी का जो ए का वेतन है वो बी के वेतन का शब्द आ रहा है, उसका 40% है। तो 40%
प्रतिशत हटाओ, बटे में 100 लगाओ, इनटू कितना है 25। 25 में से निकालेंगे, एक जीरो से जीरो कट गया, या फिर 25 के फाड़े से कट गया 100 4 बार, और 4 का भाग अपन ने 40 में दिया, तो यह आंसर आ जाएगा 10%। यानी कि कितना प्रतिशत है, 10% हिस्सा है ए का वेतन सी के वेतन का। कितना प्रतिशत है, 10% है। भाई पहले 100 था, अब कितना परसेंट रह गया, 10%। तो कितना आंसर आएगा, 10%। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 11वें का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब फिर आपको अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक जो 11 क्वेश्चन पढ़े हैं अपन ने, उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि एक में वृद्धि और एक में कमी की जा रही हो और संख्यात्मक मान समान है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर संख्यात्मक मान समान हो, जैसे कि एक आयत हो गया, वर्ग हो गया, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, इनकी त्रिज्या ऊंचाई में या लंबाई चौड़ाई में या भुजा में, इनमें अगर वृद्धि कमी शब्द दिया जाए तो फिर उनके लिए सूत्र लगता है। अब यहाँ पर वृद्धि, ध्यान रखना, वृद्धि शब्द को, जो वृद्धि होगी उसकी परसेंट को प्लस में लिखा जाता है, और अगर कमी होगी तो सवाल करते वक्त उसकी परसेंट को माइनस में लिखा जाता है। तो फिर इस स्थिति में उसमें कमी होगी या वृद्धि होगी, इसका डिसीजन देखो, कमी या वृद्धि, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अगर आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, और अगर आंसर माइनस में आता है तो कमी होगी। तो कमी या वृद्धि, इसका सूत्र है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 10, यानी कि वृद्धि, और y कमी हो रही है कितने की, 10 की, तो 10 माइनस 10 प्लस x का मान 10, y का मान माइनस के 10 और बटे में 100। अब 10 से 10 कट गया और यहाँ पर गुणा करेंगे 10 को 10 से तो आ जाएगा 100, लेकिन काय में आएगा माइनस में, बटे में कितना 100। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रख लेना है। ये कोष्टक के अंदर, इंडेक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, x प्लस वाई बटे 100। अब 100 में 100 का भाग दिया एक बार, लेकिन किस में, माइनस में, और माइनस किसको डिनोट करता है, कमी को। तो पहले तो कमी वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि पहले में तो वृद्धि लिखा हुआ है तो ये गलत, सी में कोई बदलाव नहीं, ये गलत। अब कमी या तो बी में लिखा हुआ है या डी में लिखा हुआ है, लेकिन अब संख्यात्मक मान देखें तो 1%, तो 1% बी में लिखा हुआ है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय, यानी कि एक छात्र ने कोई संख्या है उसको 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, और गणना में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि गणना में त्रुटि हुई है, को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब 5/3 और 3/5 गुणा करना था 5/3 से, तो सवाल क्या हो जाता, राइट, यानी कि सही हो जाता। लेकिन गुणा कर दिया 3/5 से, इस वजह से क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। ये जो चिन्ह बताए जा रहे हैं उनको ध्यान समझो, कि
कि गुणा करना था 5/3 से, अगर उससे किया जाता तो सही हो जाता, लेकिन गुणा कर दिया विद्यार्थी ने 3/5 से, इस वजह से वो क्वेश्चन हो गया गलत। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो गलत कर तो दिया, लेकिन उसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, यानी कि कितना आंसर ऊपर नीचे हुआ, उसका प्रतिशत निकाल के बताओ। तो यहाँ सबसे सीधा तरीका है, पहले जो इनमें लसा आंसर निकालना है अपन को, लस वाला, तो हर का लसा लेंगे। तो 3 व 15 का एलसीएम, 3 व 15 सॉरी 5 का एलसीएम 15, तो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आ गया 15। अब अगर मान लो सही के लिए निकालें अपन कि सही करता अगर वो क्वेश्चन को, यानी कि 5/3 से गुणा करके रहता, तो उसका आंसर क्या आता। तो 5/3 से गुणा करें अपन 15 को, तो उसका आंसर आता अपने पास 5 बार कट गया और 5 25, यानी कि 25 आंसर आता अगर सही करता तो। लेकिन विद्यार्थी ने क्या कर दिया, गलत। तो गलत कर दिया, सही करता तो 25 आता, लेकिन उसने कर दिया गलत। गलत यानी कि 3/5 से गुणा कर दिया उसने। अब गुणा करना है उसी संख्या को, यानी कि 15 को, और 5 के पहाड़े से 15 कट गया 3 बार, 3 को 3 से इंटू किया 9, यानी कि आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन आंसर आ रहा है 9। तो कितने अंकों की त्रुटि हुई, तो 9 माइनस 15 करें तो 16 अंक ऐसे हैं जिनकी त्रुटि हुई है। तो 16 का परसेंट निकालेंगे अपन, तो 16/प्रतिशत, कितने प्रतिशत त्रुटि हुई, तो त्रुटि परसेंट बराबर, अब कितने की त्रुटि हुई, 16 की। किसके आधार पे त्रुटि मानी जाती है, सही के आधार पे। तो सही कितने हैं, 25, और इसको किस में बदल देंगे, परसेंट में। परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 25 के पहाड़े से 100 कट गया 4 बार, 4 को 16 से इंटू करेंगे तो 64, यानी कि 64% त्रुटि हुई है। 1 या 2% त्रुटि नहीं हुई है, बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। तो उसका आंसर है 64%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% घर के किराए पर, और फिर शेष का 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसके पास 5400 रुपये बचते हैं तो उसकी मासिक आय क्या है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि जैसे मान लो उसकी मासिक आय 100 रुपये है, स्टार्टिंग में उसकी मासिक आय मान लेते हैं अपन 100 रुपये। अब 100 रुपये में से पहले वह खर्च कर देता है भोजन पर, कितना प्रतिशत, 20%। अब 100 का 20% निकलता है तो वह निकलता है 20। अब 100 में से 20 रुपये खर्च कर दिए भोजन पर, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे, 80 रुपये। अब 80 में से शेष का 25%, अब 25% पे किस पे खर्च कर देता है, 25%। तो 25%, यहाँ 20% खर्च किया और यहाँ 25% खर्च कर रहा है। तो 80 का 25%, देखो 80 का 25% निकाले अगर अपन, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 80 का 25% इधर साइड में निकालो आप। या फिर देखो 25% का मतलब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, प्रतिशत में 100% का मतलब होता है 100, 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4,
50% का मतलब होता है 1/2। अब ये कैसे आया? आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि प्रतिशत हटाने के लिए बटे में क्या लगाते हैं, 100। तो जैसे 10% निकालना, 10% हिस्सा निकाले तो 10 का भाग दे लिया मैंने 100 में, तो आंसर आ गया 1/10। 20% निकालने के लिए 100 में भाग दे लिया 20 का, तो ये आ गया 1/5। ये अब यहाँ पर आपको कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 25%। और 25% का मीन्स क्या होता है, अनुपात के रूप में 1/4। यानी कि 80 को 1/4 से गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20। तो यानी कि 80, देखो 100 रुपये टोटल, पहले उसकी आय कितनी है, 100 रुपये। उसमें से 20% हिस्सा उसने खर्च कर दिया भोजन पर। जैसे ही भोजन पर खर्च किया तो 20 खर्च हो गया और 80 रुपये शेष बच गए। अब 80 में से भी 25% किस पे खर्च कर दिया, घर के किराए पर। अब 80 में से 20 रुपये किराए पर दे दिए तो कितने बच गए अब उसके पास, 60 रुपये। अब 60 में से 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा वो, तो बच्चों की शिक्षा पे निकालेंगे तो 60% बच्चों की शिक्षा पे 10% कर रहा है। तो 10% का मतलब अभी क्या बताया, 1/10। यानी कि 60 को 1/10 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि इधर कितना बच गया, 54। 60 में से 6% शिक्षा पर चला गया तो 54%। अब 54% शेष बचा, तो परसेंट के हिसाब से देखें तो 54% शेष बच रहा है, और मूल्य के हिसाब से देखें तो 5400 रुपये बच रहा है। तो 54% बराबर 5400, तो 1% बराबर 5400/54 भाग दिया 100। तो 100% बराबर, 1% का निकाला, 100% बराबर, क्योंकि कुल आय अपन ने क्या मान रखी है, 100। तो 100% बराबर, तो 100 × 100, और 100 × 100 बराबर हो जाएगा 10,000। यानी कि उसकी मासिक आय कितनी है, 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन नंबर 14 कमेंट करके ज़रूर बताना कि 14 क्वेश्चन आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंकों का 30% मिला। अधिकतम अंकों का कितना परसेंट मिला, 30% मिला, और वह 45 अंकों से फेल हो गया। फिर भी वह 45 अंकों से क्या हो गया, फेल। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 42% अंक मिले। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 42% अंक मिले, जो पास होने के न्यूनतम अंक से कितने अधिक थे, 45 अंक अधिक है। पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, न्यूनतम अंक क्या रखे गए हैं, अंकों के आधार पे देखना है। तो देखो ध्यान से समझो कि एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी ए, और एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी बी। अब यहाँ पर पास होने के लिए परसेंट लिख देते हैं अपन, पास होने के लिए अंक लिख देते हैं। अब विद्यार्थी ए ने 30% अंक प्राप्त किए, जबकि विद्यार्थी बी ने 42% अंक प्राप्त किए, ऐसा लिखा हुआ है। अब पास होने के लिए विद्यार्थी ए फेल हुआ है, उसके कितने अंक कम रह गए, इस वजह से फेल हुआ है, 45 अंक कम रह गए, इस वजह से फेल हुआ है। जबकि विद्यार्थी बी पास है, यहाँ लिखा हुआ है जो पास होने के न्यूनतम अंक से, तो पास है, तो पास हुआ है, लेकिन उसके फिर भी कितने अंक ज़्यादा है, पास अंक से कितने अंक ज़्यादा है, 45 अंक ज़्यादा है। अब इन दोनों का परसेंट रेशन डिफरेंट निकाले तो 42% 30%। यानी कि अगर कहा जाए कि ए जो विद्यार्थी है वह कितने प्रतिशत अंक कम है, 20 है, तो 12% अंक कम है 20 से। और अंकों के आधार पे देखें तो ए कितने या बी ए से कितने अंक ज़्यादा अंक है,
तो 45 तो यहाँ ज़्यादा है, 45 यहाँ ज़्यादा है, यानी कि 90 अंक ज़्यादा है। तो परसेंट के अनुसार देखें तो 12% है और अंकों के अनुसार देखें तो 90 अंक है। तो 12% बराबर 90 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 1% बराबर हो जाएगा आपके पास 90/12। अब 90/12 जो आंसर आएगा ये कट गया 6 के पहाड़े से 15 बार और ये 2 बार। तो 15/2 आया किसका? 1% का। अब वो कह रहा है कि न्यूनतम अंक क्या है? अब 30%, 1% का मतलब 15/2, तो 30% का मतलब निकाले अपन 30% बराबर, तो 30% बराबर, तो 30 से गुणा हो जाएगा 15/2 इंटू 30 और 2 के पहाड़े से कट गया 30, 15 बार, 15 को 15 से इंटू किया 225। अब 30% अंक पे तो फैलता हुआ मिला और वो 45 अंकों से फेल हो गया, तो 30% पे तो फेल हुआ है। तो 30% का जो आंसर आया वह 225 आया, लेकिन फिर भी फेल है। तो पास कितने पे होगा? अगर उसके 45 अंक और आ जाते तो पास था। तो पास बराबर जो पास अंक थे वह 225 पे तो फेल है, लेकिन 45 प्लस और आ जाते तो पास हो जाता। यानी कि टोटल अंक कितने हुए? तो 0 और ये 6, एक 7, हासिल का 70, यानी कि ये 270 अंक पे वो पास हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई, समझो दोबारा कि ए व्यक्ति है उसके 30% अंक आए, बी व्यक्ति है जिसके 42% अंक आए। जो पासिंग मार्क्स है वह ए व्यक्ति तो 45 अंक कम ले पाया, और जबकि बी व्यक्ति 45 अंक ज़्यादा अंक लेकर पास हुआ है। तो इनका अगर परसेंट डिफरेंट देखे ए और बी का, तो 12% है। अंकों के आधार पे देखे तो 45 यहाँ हो गया, 45 यहाँ हो गया, 90 हो गया। तो 12% किसके बराबर? 90 के बराबर। तो 1% का आंसर निकाला अपन ने, तो 1% का आंसर आ गया 15/2। तो 30% का आंसर हो जाएगा 15/2 इंटू 30, और ये 30% का आंसर आ गया 225। लेकिन 30% पे तो फेल है, तो पास कितने पे होगा? अगर 30% में 45 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। तो 30% का 225 प्लस 45 तो हो गया 270, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो पहले जो आपको कंडीशन दे रखी है उसको सोल्व करते हैं। x का 8%, तो x का 8% यानी कि x इंटू 8% हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे, बराबर है y के 4% के बराबर। तो y इंटू 4/100। अब 100 से 100 यहाँ कट गया, और 4 के पहाड़े से 4 कट गया एक बार, 4 के पहाड़े से 8 कट गया 2 बार। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x बराबर आ जाएगा y/2, x बराबर आ जाएगा y/2। अब ये कह रहा है x का 20%, तो चूँकि x का 20% निकाले तो x इंटू 20% हटाओ, बटे में 100 लगाओ। अब x की वैल्यू अपन रख देंगे y/2, समीकरण 1 के अनुसार y/2 रख देंगे, y/2 इंटू 20/100। अब 2 के पहाड़े से कट गए 10 बार। अब इसको अगर वापस देखो, यहाँ पर हिंदी में सब लिखा हुआ है y का 10%, y का 16%, तो वापस इसको परसेंट में बदलेंगे तो y इंटू 10/100 लिखा हुआ है। तो परसेंट लाने के लिए वापस इसको परसेंट में बदलते नहीं, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 10%। तो y का 10% इसका आंसर है। तो y का 10% कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन या कमी होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य
1,00,000 रुपए हैं तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अवमूलन का मतलब होता है माइनस और वृद्धि का मतलब होता है प्लस। ह्रास का मतलब होता है माइनस, अवमूलन का मतलब भी होता है माइनस और कमी का मूल्य भी होता है माइनस। लेकिन वृद्धि शब्द आ जाए तो हमेशा प्लस में आंसर होता है। तो इसमें देखो, इसके लिए अवमूलन के लिए सूत्र होता है कि ए बराबर ए यानी कि अंतिम संख्या बराबर पी, एक तरह से मूलधन वाले सूत्र से चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 1 + x/100 और घातांक समय यानी कि टी, इस वाले फॉर्मूले में आंसर रख देंगे। जब भी अवमूलन या वृद्धि शब्द आ जाए, वृद्धि प्रतिवर्ष अवमूलन, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ए बराबर यानी कि अंतिम संख्या जो लास्ट में आंसर आएगा, पी बराबर यानी कि पी की वैल्यू है आपके पास 1,00,000 यानी कि मूलधन का कार्य करेगा एक तरह से ये। तो 1,00,000 यानी कि प्रारंभिक संख्या 1,00,000 है। कोष्ठक 1, अब यहाँ पर कमी हो रही है तो माइनस लग जाएगा 10/100। घातांक समय कितने वर्ष का पूछा जा रहा है, 2 वर्ष का। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 1,00,000। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 10/100। अब इसको सीधा लिख सकते हैं कि 1 में से 10 घट रहा है तो 100 में से 10 घटाओ आप। अगर प्लस लिखा होता तो 100 में +10 कर दो। यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस, तो ये 100 में से 10 गया तो बच गया 90/100। 90/100 और 90/100 कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है। 90/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ऊपर बचा 10 × 90 × 90। अब ए बराबर जो आंसर आएगा आपका, ए बराबर 10 को आपने 900 से 90 से इंटू किया तो ये हो गया 900 इंटू 1 90 और है, और आपका फाइनल आंसर आएगा 3 जीरो हो गए और 9 को 9 से इंटू किया तो 81, यानी कि 81,000 रुपये उसका मूल्य रह जाएगा मशीन का। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों ही है। तो गांव में कुल 96 परिवार है, तो कितने परिवारों के पास न तो गाय है और न ही भैंस है। तो कितने के पास पहले तो गाय और भैंस है वह आंसर निकालेंगे। तो मैंने आपको निकालना सिखाया कि है यानी कि है गाय और भैंस, उसका आंसर निकालेंगे। तो 60 तो गायें हैं 60% प्लस 30% भैंसें हैं, और 15 परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों ही है। तो जिनके पास दोनों होते हैं ना, देखो सिंगल वाले को जोड़ते हैं और जो दोनों ही होती है उसको घटा देते हैं, क्योंकि दोनों में अगर किसी से कहा जाए, किसी परिवार में जैसे किसी 2 प्रकार के इंसान हो, उनसे कहा जाए कि आपके घर में गाय है तो कहेंगे हाँ गाय है। अगर उसी इंसान से पूछ लिया जाए तुम्हारे घर में भैंस है, तो भैंस की तरफ भी बोलेगा और गाय की तरफ भी बोलेगा, तो उसका काउंट डाउन 2 बार हो रहा है तो उसको घटाया जाता है। तो 60 + 30 = 90 और 90 में से 15 गया तो 90 - 15 और 90 में से 15 जाएगा तो बच जाएगा 75, यानी कि 75% गायें और भैंसें अनिवार्य हैं। अब नहीं है तो कितने परसेंट नहीं है, तो 100% होता है टोटल, उसमें से 75% तो है, तो नहीं आ जाएगा आपके पास 25%, यानी कि 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस में से कुछ भी नहीं है। अब वही नहीं संख्या को 25% को इस संख्या में बदलना है, तो 25% को जब संख्या में बदलेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, ध्यान दो।
तो 25% प्रतिशत हटाओ, बटे में 100 लगाओ और इनटू कितने परिवारों के आंसर निकालेंगे चिन्ह के आधार पे। अब 25 के पहाड़े से कट गया 100 4 बार, तो यहाँ बच गया 96/4 और 4 का भाग 96 में दिया तो भाग जाएगा 24 बार। यानी कि 24 96 में से 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाता कि कितने परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है, गाय या भैंस में है, तो 96 में से आप 24 घटा देते और आपका आंसर आ जाता, या फिर आप 75/100 इंटू 96 करते, आपका आंसर आ जाता 72, जो भी आंसर आता। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। अब वापस ये उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि इसमें मुख्य कौन है। मुख्य अपन को पहचानना है, आप बताना कि मुख्य कौन है। यदि ए बी से 20% कम है, अब ए और बी की जब बात हो रही है, ए और बी की, तो इन दोनों में मुख्य कौन है। ए बी से कम है तो बी पावरफुल है। सी डी से, सी और डी की जब बात हो रही है तो डी से 25% अधिक है, यानी कि सी पावरफुल है। डी ए से 20% कम है, अब डी जो है वो ए से भी कम है, डी ए से कम है यानी कि ए ज़्यादा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब संबंध पहचानना है अपन को कि कौन सा संबंध सही। अब यहाँ ए देखो कम है बी से, फिर सी ज़्यादा है डी से, ये अलग बात होगी। इससे पहले का दूसरे से कोई संबंध नहीं हो रहा, लेकिन पहले का तीसरे से संबंध आ रहा है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। भाई पहले का और दूसरे का कोई संबंध नहीं है, पहले का तीसरे से सीधा संबंध आ रहा है कि ए कम है बी से, लेकिन यहाँ ए ज़्यादा है डी से। तो अपन ए ही मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं। ए को मान लेते हैं अपन, या फिर डी को मान लेते हैं कि डी इतना है। और उसका आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दो कि डी को मान लेते हैं। माना डी बराबर, तो डी बराबर अपन ने मान लिया 100 कि डी कितना है 100 है। अब डी 100 है तो जैसे कि मैं थर्ड कंडीशन लागू कर रहा हूँ, पहले थर्ड नंबर की कंडीशन यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ मैं थर्ड। अब डी से अधिक कितना है 20% कम है, डी ए से 20% कम है, ये कहा जा रहा है ए से कम है। और यहाँ देखा जाए तो सी डी से 25% अधिक है, सी जो है वो डी से 25% अधिक है, ऐसे कहा जा रहा है। तो इधर देखो सी और डी का बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ ए भी मान सकते हो आप, ए मान लो तो और अच्छा रहेगा। ए बराबर 100 माना आपने। अब डी ए से कितना कम है 20% कम है, तो डी बराबर आ जाएगा 20%। 100 का 20% निकालेंगे तो 80% आ जाएगा, या 80%, 80%। अब आगे ये थर्ड कंडीशन अप्लाई हो गई और डी का मान आ गया 80%। अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें कहा जा रहा है कि सी डी से 25% अधिक है। जो सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं अपन कि सी जो है वो डी से कितना परसेंट अधिक है, डी से है 25% अधिक, तो ये 125% अधिक हो जाएगा। 125% अधिक बटे में 100 इंटू किसका 80% का। अब ये कट गया 25 के पहाड़े से 4 बार, ये कट गया 5 बार। 4 के पहाड़े से 80 कट जाएगा 20 बार, और 20 को 5 से इंटू करेंगे तो 100%, यानी कि ए की जो वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई 100%, और अपन ने ए का जो आंसर माना है वो भी माना है 100%। फिर आगे देखो आप, जो पहली कंडीशन अभी करना बाकी है, तो फर्स्ट कंडीशन जो आपकी आएगी, फर्स्ट में लिखा हुआ है बी का मान है, ए का जो मान है बी से कितना परसेंट कम है 20%, तो ए का मान 20% कम है, तो सी ए को कितना मान रखा है अपन ने 100 मान रखा है। कितना मान रखा है 100 मान रखा है। तो 100 मान रखा है, तो ये 100 के आधार पे निकालेंगे अपन कि ए का 20% यानी कि
100 आ रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 20% कम किया जाए और वह आंसर आ जाए 100 आंसर आ जाए। तो इस कंडीशन में अपन को जो आंसर निकालना है वह निकालना है 125%, 125% के हिसाब से। या फिर इधर देखो आप इस कंडीशन में कि 20% ए कम है बी से 20%। तो यहाँ देखो ध्यान से आप कि ए बराबर आपने 100 माना हुआ है। अब ये तो कम है, किससे कम है? बी से। कितना परसेंट कम है? 20%। तो जैसे बी का परसेंट निकालना चाहें अगर अपन, तो बी प्रतिशत, तो ए परसेंट प्लस 20%, तो बी प्रतिशत जो आएगा, ए का परसेंट आपको 100 दे रखा है, तो प्लस 20%, तो बी बराबर 120%। यानी कि 120% हिस्सा है। एक के आधार पे देखें तो 120% हिस्सा है। तो सबसे बड़ी संख्या, जैसे आपसे सी बराबर बी, अब सी का और बी का मान तो कहीं पर भी समान नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। सी का मान बी से अधिक है, ये भी गलत है। सी का मान बी से कम है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही बचता है? डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। संख्या में कुल कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई है? वापस ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि को किससे लिखेंगे? प्लस से। कमी को किससे लिखेंगे? माइनस से। लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन वृद्धि के अनुसार है, तो सूत्र लगा लेंगे वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर, सूत्र बताया आपको, x प्लस वाई प्लस XY बटे 100। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, x की वैल्यू है 20% प्लस y की वैल्यू है 20 प्लस x की वैल्यू 20 इंटू 20 बटे में 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर जो आंसर आएगा 20 और 20 हो गया 40, और प्लस 2 को 2 से इंटू किया, आंसर आ गया 4, और दोनों को जोड़ा तो ये आंसर आ गया आपके पास 44%। 44% आंसर आ गया। यही संख्या के पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर वापस 20% की वृद्धि, 30% ही यहाँ पर अपन ने 20 लिया है, तो 30%, 30 लिखो यहाँ पर। दोबारा करते हैं इसको, %30 है। अभी गलत हो जाता है ये, तो मिस्टेक हो जाती है भाई कभी कभी। तो प्लस 30 और प्लस 20 इंटू 30 और बटे में 100। अब 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, दोनों 0 कट गए। 20 और 30 हो गया 50, और 2 को 3 से इंटू किया तो 6, और दोनों जुड़कर हो गए 56%। तो आंसर आ रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे भाई 20 सवाल अपने। अब आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से आप अपना कीमती समय निकाल कर क्लास अटेंड करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन व्यक्तियों को शेयर कीजिए इस क्लास को जो CAT या किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा है। ये सभी क्लासों के सभी कंपटीशन वगैरह के लिए अनिवार्य क्लास है। प्रतिशत हर टॉपिक से हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल होता है। प्रतिशत से संबंधित 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। अब आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और
आप जितने ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये क्लास को पहुंचा सकते हो उतनी ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अब अगली क्लास कल। टेक केयर, बाय।